गुड इवनिंग बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की क्लास में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आजकल हम शीत युद्ध का दौर पाठ पढ़ रहे हैं और आज उसमें हम तीसरा पाठ करेंगे, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। आप ये चीज देख चुके हैं कि पहले हमने द्वितीय विश्व युद्ध देखा, फिर उसके बाद हमने शीत युद्ध के कारण देखे, फिर हमने देखा कि शीत युद्ध क्या है। आज हम देख रहे हैं दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ, यानी कि अब विश्व दो गुटों में बंटने जा रहा है। तो विश्व दो गुटों में किस प्रकार से बटा, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ये विभाजन सबसे पहले यूरोप में देखने को मिलता है। ये विभाजन सबसे पहले यूरोप में देखने को मिलता है। ये देखिए, मैंने आपके लिए ग्लोब बनाया है, ये ग्लोब है, इसके अंदर ये रहा सोवियत संघ। ये देखिए, ये सोवियत संघ मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया आपके, सॉरी बॉक्स में। यहां रहा अमेरिका, ये रहा यूरोप और ये रहा एशिया। तो हम सबसे पहले यूरोप में चलते हैं। देखिए कैसे विभाजन हुआ। यूरोप महाद्वीप दो भागों में बंट गया इस तरीके से। ये देखिए, एक भाग पूर्वी भाग और एक भाग पश्चिमी भाग। तो जो यूरोप का पश्चिमी भाग था वो अमेरिकी गुट में शामिल हो गया। देखिए, यूरोप का पश्चिमी भाग मैंने कहा आपसे किसमें, अमेरिकी गुट में। और यूरोप का जो पूर्वी भाग है, जो पूर्वी भाग है वो सोवियत गुट में चला गया। यूरोप का पूर्वी भाग सोवियत संघ के साथ काम करने लगा और यूरोप का पश्चिमी भाग अमेरिका के साथ मिल गया। यानी कि पूर्वी यूरोप ने समाजवादी विचारधारा को अपना लिया और पश्चिमी यूरोप ने पूंजीवादी विचारधारा को अपना लिया। यहां पर एक जो सबसे दुखद घटना देखने को मिलती है वो एक देश है जर्मनी। जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया। जर्मनी दो भागों में विभाजित हो गया। पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के पक्ष में चला गया और पश्चिमी जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष में चला गया। तो देखो, पहला विभाजन हमने यहां पर देखा, कहां पे, यूरोप में। दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ हो चुका है, विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है। ये वाला गुट देखिए, जो सोवियत खेमा है इसको कहा जा रहा है पूर्वी गुट। सोवियत संघ के खेमे को कहा जा रहा है पूर्वी गुट और अमेरिकी खेमे को कहा जा रहा है पश्चिमी गुट। अब दूसरा विभाजन देखिए, अब क्या हो रहा है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका ने अपना विस्तार करने के लिए एशिया में प्रवेश किया। मैं एशिया को दिशाओं में विभाजित कर देता हूं। ये देखिए, ये पूर्व दिशा हो गई एशिया की और ये हो गई आपकी पश्चिम। ये दिशा उत्तर और ये दिशा हो गई आपकी दक्षिण। अमेरिका के द्वारा एशिया के दक्षिण पूर्व में, ये देखिए यहां पर दक्षिण पूर्व में अपने विचारों को फैलाने का काम किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अमेरिका ने पश्चिमी एशिया, क्या कहा हमने आपसे, एक तो दक्षिण पूर्वी एशिया में, अभी हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये देखिए, अमेरिका ने पहले दक्षिण पूर्व एशिया में फिर पश्चिम एशिया में अपनी विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने का काम किया। यहां पर दो गठबंधन, यहां पर क्या बने, दो गठबंधन को नाम दिया सीटो, SEATO, और इसको नाम दिया सेंटो, CENTO, दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। इसको क्या कहा, दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन, और इसको कहा गया केंद्रीय संधि संगठन। दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और इसको केंद्रीय संधि संगठन। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अमेरिका ने अपना दूसरा विस्तार यहां शुरू किया। अब देखिए सोवियत संघ ने क्या किया। सोवियत संघ ने एशिया में सबसे पहले यहां पर चीन पर अपना दबदबा किया। देख लीजिए, ये मैं आपको बना रहा हूं यहां पर चीन जो साम्यवादी देश है, इस पर अपना दबदबा और मजबूत किया, इनके साथ और मिला। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में क्या किया सोवियत संघ ने, यहां पर एक देश है वियतनाम। इसी दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है वियतनाम। मैं नाम बोल रहा हूं और यहां पर एक ब्रैकेट बनाकर मैं आपको उसको डिनोट कर रहा हूं, आप देख लीजिए। तो देखिए, सोवियत संघ ने चीन के साथ अपने और रिश्ते मजबूत किए। यहां पर अमेरिका को
संतुलित करने के लिए, अमेरिका को प्रतिसंतुलित करने के लिए यहां पर वियतनाम के साथ सोवियत संघ ने अपने रिश्ते अच्छे किए। अब और क्या हो रहा है, एशिया में ही सोवियत संघ उत्तर पूर्व एशिया की तरफ, कहां, उत्तर पूर्व एशिया की तरफ, यहां पर है उत्तरी कोरिया। तो सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना प्रारंभ किया। अब पश्चिम एशिया में भी देखिए, पश्चिम एशिया में इराक के साथ, ये मैं इराक कहता हूं, पश्चिम एशिया में किसके साथ, इराक के साथ सोवियत संघ ने अपने रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न भागों में अपना अपना वर्चस्व फैलाना शुरू कर चुकी हैं। अब इसी के साथ विश्व दो गुटों में बंटना प्रारंभ हो चुका है। पहला विभाजन हमने कहां देखा, सबसे पहले यूरोप में, उसके बाद हम आए कहां, एशिया में। तो पहले इन दोनों शक्तियों ने अपना विस्तार यूरोप में किया, उसके बाद इन्होंने अपना विस्तार कहां किया, एशिया में किया। तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अब अमेरिका एक गुट का निर्माण करता है, उस गुट को नाम दिया जाता है नाटो। अमेरिका ने एक गुट का निर्माण किया और उस गुट को नाम दिया गया नाटो। इस नाटो की स्थापना 1949 में हुई। ध्यान से समझिए, नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में। नाटो का पूरा नाम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसमें 12 देश शामिल थे। नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नाटो की स्थापना का उद्देश्य था, यदि नाटो में शामिल किसी भी देश पर हमला किया जाता है, यदि नाटो में शामिल किसी भी देश पर हमला किया जाता है, तो यह हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। ये हमला पूरे नाटो संगठन पर किया गया हमला माना जाएगा और शेष देश उस देश की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे। तो इस प्रकार अमेरिका ने एक गठबंधन बनाया, नाटो, इसको बनाया 1949 में। तो फिर अब सोवियत संघ भी कहां पीछे रहने वाला था, सोवियत संघ ने क्या किया, दूसरी तरफ एक और गुट बनाया, उसको नाम दिया वार्सा संधि। क्या नाम दिया, वार्सा संधि, वार्सा संधि। इसका निर्माण किया गया 1955 में। तो वार्सा संधि का निर्माण, ये जो गठबंधन है, इसको बनाया गया 1955 में। इस संधि को करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इस संधि को करने का मुख्य उद्देश्य था यूरोप में नाटो के देशों के प्रभाव को रोकना। वार्सा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में, देखिए यूरोप में नाटो के प्रभाव को रोकना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, एक सैन्य गुट नाटो बन चुका है और दूसरा सैन्य गुट वार्सा संधि बन चुका है। तो विश्व दो ध्रुवों में स्पष्ट रूप से बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ का आपको बता देता हूं, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया। तो यहां पर अमेरिका ने सीटो, मैं अभी आपको बता चुका हूं, और सेंटो, और इसके साथ यूएसए ने यहां पर वियतनाम हो गया, उत्तरी कोरिया हो गया तथा इराक हो गया, ठीक है ना। चीन, वियतनाम, उत्तर कोरिया, इराक, इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे करने का कार्य किया। ये आप देख रहे होंगे। तो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि विश्व का जो विभाजन है वो किस तरीके से शुरू हुआ, पहले यूरोप में और फिर हम कहां गए, एशिया में। ये बात उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गई होगी। प्रश्न पूछा जाता है कि नाटो, कई बार पूछा जाता है नाटो का पूरा नाम लिखिए एक नंबर में, एक नंबर में पूछा जाता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो एक प्रश्न लिखिए, नाटो की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, नाटो की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई तथा इसका उद्देश्य क्या था, दूसरा प्रश्न लिखिए, वार्सा संधि कब और किसके द्वारा की गई तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब मुख्य बात एक चीज हो रही है कि जो ये महाशक्तियां हैं, इनको गठबंधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।
अब एक जो मुख्य प्रश्न हमारे सामने उठ रहा है कि महाशक्तियों को गठबंधन की आवश्यकता क्यों? गठबंधन की आवश्यकता क्यों? महाशक्तियों को गठबंधन की आवश्यकता क्यों? आवश्यकता क्यों? तो देखिए क्या था बच्चों, जो महाशक्तियां हैं वो अपने आप में परिपूर्ण थी, चाहे वो सैन्य क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। आखिर उनको सैन्य गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम देखते हैं क्यों पड़ी। सबसे पहला पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ये आपका जो सबसे पहला पॉइंट है ये है संसाधनों के लिए, महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए, महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए। देखिए शेष विश्व में अभी बहुत सारे संसाधन मौजूद थे। अमेरिका और सोवियत संघ अपने यहाँ के संसाधनों का दोहन कर चुके हैं। अभी भी खैर उनके पास ऐसा नहीं कि संसाधन खत्म हो चुके हैं, लेकिन अधिकांश का दोहन वो लोग कर चुके हैं। लेकिन शेष विश्व जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप हो गया, यहाँ पर अभी भी संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। तो इन्होंने इन संसाधनों के लिए, संसाधनों में भी महत्व, सबसे महत्व किसको दिया इन्होंने? तो इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दिया खनिज और तेल को। खनिज और तेल को, आप सभी को पता है बच्चों, तेल ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और जो खनिज है विश्व का जो औद्योगिक ढांचा है इन्हीं पर आधारित है, खनिजों पर आधारित है। ठीक है, तो तेल और खनिज। दूसरा भूक्षेत्र। हम आपको बता रहे हैं कि महाशक्तियों ने सैन्य गठबंधन छोटे छोटे राष्ट्रों से गठबंधन क्यों किया? शेष विश्व के छोटे छोटे राष्ट्रों से गठबंधन क्यों किया? तो पहला कारण आपको पता चल गया। दूसरा भूक्षेत्र। अब भूक्षेत्र का क्या करेंगे ये? तो भूक्षेत्र का क्या करेंगे? भूक्षेत्र से करेंगे संचालन। भूक्षेत्र से क्या करेंगे बच्चों? ये संचालन करेंगे। किस चीज का संचालन करेंगे? हथियारों का। किस चीज का संचालन करेंगे? हथियारों का। किस चीज का संचालन करेंगे? सैन्य, यानी कि सेना का संचालन। किस किस चीज का संचालन करेंगे? हथियारों का और सैन्य का संचालन करेंगे। अगला देखिए सेना का। फिर इन्होंने बनाया, छोटे छोटे देशों में इन्होंने बनाए अपने सैन्य ठिकाने। छोटे छोटे देशों में इन्होंने अपने बनाए क्या? सैन्य ठिकाने। सैन्य ठिकाने किस लिए बनाए? ताकि वो दूसरे देशों की जासूसी कर सके, ताकि वो दूसरे देशों की जासूसी कर सके। फिर चौथा क्या कारण था? चौथा कारण था आर्थिक मदद। आर्थिक मदद। आर्थिक मदद क्या हुई? यानी कि धन से संबंधित मदद। अब इन देशों ने क्या किया था? बड़ी महाशक्तियों ने छोटी महाशक्तियों को समर्थन दिया था। उस समर्थन के बदले में उनसे वो पैसा लेते थे। उस समर्थन के बदले में क्या लेते थे? पैसा लेते थे। और इस पैसे से वो क्या करते थे? अपने सैन्य खर्चों का वहन, सैन्य खर्चों का वहन, सैन्य खर्चों का वहन किया जाता था इसके द्वारा। और बच्चों जो हमारा पांचवा है विचारधारा। पांचवा है विचारधारा। विचारधारा से मतलब क्या हुआ? विचारधारा का तात्पर्य है कि जब किसी गुट में कोई छोटा देश शामिल होता है या कोई उससे थोड़ा बड़ा देश शामिल होता है, इसका मतलब यह समझा जाता है कि पूंजीवादी विचारधारा अच्छी है या समाजवादी विचारधारा अच्छी है। बात समझ आ गई होगी आपको? यानी कि जैसे किसी गुट में सैनिक देशों, छोटे छोटे देशों की संख्या बढ़ती जाती है, तो जिस गुट में देशों की संख्या बढ़ती जा रही है उस देश को क्या मिल रहा है? प्रोत्साहन मिल रहा है। किस बात का? कि हाँ हमारी विचारधारा अच्छी है और हम इस विचारधारा को लेकर शेष विश्व के सामने जा सकते हैं और शेष विश्व को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और अंततः कभी ना कभी हम क्या बन जाएंगे? महाशक्ति बन जाएंगे। तो विचारधारा भी आपको समझ आ गई होगी। तो पहले एक प्रश्न लिखिए, महाशक्तियां अपने आप में परिपूर्ण थी। महाशक्तियां अपने आप में परिपूर्ण थी, लेकिन फिर भी उन्हें छोटे छोटे देशों से गठबंधन करना पड़ा। क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो अभी हमने क्या देखा? गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन छोटे देशों के साथ, इन छोटे देशों की क्या थी बच्चों? जैसे मान लीजिए छोटे छोटे देश है, मैं कुछ लगा रहा हूं यहां पर आपको,
समझ जाइए, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे देश हैं। अब मान लीजिए देखो, एक देश ये है और एक देश ये है, इन दोनों की आपस में लड़ाई है। देखिए इन दोनों की क्या कहा मैंने, आपस में लड़ाई है। तो क्या हुआ कि जैसे ये देश है ए और ये देश है बी, इस ए देश को अमेरिका ने मदद की। इस ए देश को किसने मदद की बच्चों, अमेरिका ने मदद की। उसको क्या दिए, हथियार दिए। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप नोट करते। ए देश को अमेरिका ने क्या दिए, हथियार दिए, सुरक्षा का वायदा दिया। हथियार दिए, सुरक्षा का वायदा दिया। कहा हम आपको गरीबी से बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। इनका इससे साथ अच्छा संबंध हो गया। अब इस ए देश की दुश्मनाई किससे है, बी देश से है। तो बच्चों अब बी देश को लगा कि ये तो मजबूत हो गया है, तो बी देश ने किसके साथ गठबंधन कर लिया, ये साहब सोवियत संघ के साथ चले गए। ये किसके साथ चले गए, सोवियत संघ के साथ। क्यों, इसलिए कि ए देश बी देश पर ज्यादा बढ़त ना बना सके। यानी कि आप देख रहे हैं जो लड़ाई महाशक्तियों के बीच चली हुई थी अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने की, वो लड़ाई यहां पर छोटे छोटे देशों के बीच भी शुरू हो जाती है। किस बात को लेकर, कि ये वाला देश मुझसे आगे ना चला जाए। तो इस तरीके से ये चीजें उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गई होंगी। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।